हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी। और जैसा कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया गया है, सिलेबस से हमने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट उठाई है। साथ के साथ स्टूडेंट जो है नोट्स तैयार करते हुए जाएंगे। मैं बोल भी रहा हूँ जो भी आपको नोट्स तैयार करने हैं, और साथ ही साथ बोर्ड पे लिखा भी जा रहा है। बोर्ड पे लिखने के साथ साथ यदि अगर कोई भी स्टूडेंट पीछे भी रह जाता है तो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ के साथ नोट करते हुए जाएं, समझते हुए भी चलेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट नोट्स प्रिपेयरिंग करेंगे, साथ के साथ कुछ डिटेल्स जो है टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पहली यूनिट का। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा। सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण पॉइंट वाइज नोट करते हुए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, टेरिडोफाइटा स्पेलिंग देखेंगे तो PTERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है इसमें। टेरिडोफाइटा शब्द साथ के साथ नोट करते हुए जाएंगे। ग्रीक भाषा के दो शब्द टेरोन, जिसका मतलब होता है फीदर, FEATHER, मतलब होता है पंख, तथा फाइटोन। फाइटोन मीन्स होता है प्लांट, मतलब पादप। पादप। ग्रीक भाषा के दो शब्दों टेरोन पंख, फाइटोन पादप से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पंख युक्त पादप। पंख युक्त पादप अर्थात टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे हैं, ये हमें किसके समान दिखाई देते हैं? पंख के समान दिखाई देते हैं। सेकंड, टेरिडोफाइटा जो शब्द है, टर्म, ये सर्वप्रथम हेकल नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, टेरिडोफाइटा का अध्ययन अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है टेरिडोलॉजी कहलाती है। टेरिडोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा पादप सदस्यों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? टेरिडोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहा जाता है बोवेर को, बोवेर नामक वैज्ञानिक को, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोलॉजी का जनक या टेरिडोलॉजी का पिता किसे कहा जाएगा? बोवेर को कहा जाता है। भारत में टेरिडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो यदि अगर हम जानना चाहते हैं फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, भारत में टेरिडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है एस बीर नामक वैज्ञानिक, बीर नामक वैज्ञानिक। इन्हें भारत के अंदर टेरिडोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा है टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइटा के बारे में हम जानना चाहते हैं। शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। एक शब्द लिया गया है टेरोन, जिसका मीनिंग होता है फेदर्स, पंख, तथा फाइटोन, जिसका मीनिंग होता है प्लांट्स या पादप। इससे मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पंख युक्त पादप। टेरिडोफाइटा शब्द टर्म्स जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? हेकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। टेरिडोफाइटा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उससे किस नाम से जाना जाएगा? टेरिडोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी का जनक किसे कहा जाएगा? बोवेर को कहा जाएगा। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, भारत में टेरिडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में टेरिडोलॉजी का जनक कहा जाता है एस बीर नामक वैज्ञानिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स इस पादप समूह में लगभग कितनी जातियां सम्मिलित की गई है? तो लगभग 12,000 पादप जातियां इसमें सम्मिलित है।
पादप जातियाँ इसके अंदर क्या की गई है, सम्मिलित की गई है। सम्मिलित की गई है। टेरिडोफाइटा जो है, एज ऑफ टेरिडोफाइटा यदि अगर कहा जाए, एज ऑफ टेरिडोफाइटा, एज ऑफ टेरिडोफाइटा का मतलब इस समूह के पादप सदस्य जो है वो पृथ्वी पर कब विकसित हुए। तो यदि अगर हम इन पौधों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करें तो पेलियोजोइक महाकल्प के अंत में, पेलियोजोइक महाकल्प के अंत में सिनोवियन काल में इनका पृथ्वी पर क्या हुआ, इनका पृथ्वी पर उद्भव हुआ। इनका पृथ्वी पर उद्भव हुआ। ठीक है। और इसी सिनोवियन काल को क्या कहा जाता है, एज ऑफ टेरिडोफाइटा कहा जाता है। अर्थात यह सिनोवियन काल जो है यह पृथ्वी पर टेरिडोफाइटा का उद्भवन काल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेरिडोफाइटा यदि अगर इसका मुख्य पादप देखा जाए, मुख्य पादप, तो यह किस प्रकार का होता है, तो इसका मुख्य पादप होता है बीजाणुद्भिद प्रकार का। बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है तो इसका मतलब इसकी मुख्य प्रावस्था जो है वो कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक प्रकार की होती है। स्पोरोफाइटिक प्रकार की होती है। इससे पहले आपने दो पादप समूह पढ़े हैं, एक शैवाल थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा। दोनों पादप सदस्यों का मुख्य पादप शरीर या उनकी मुख्य प्रावस्था जो है वो किस प्रकार की थी, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइटिक प्रकार की थी जो अगुणित होती है। लेकिन इस टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर होता है यह किस प्रकार का होता है, बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है, स्पोरोफाइटिक प्रकार का होता है। जो कैसा होता है, जो द्विगुणित डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेरिडोफाइटा को और किस नाम से जाना जाता है, तो टेरिडोफाइटा को प्रथम संवहनी पादप कहा जाता है। प्रथम संवहनी पादप, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इन्हें कहा जाता है। प्रथम संवहनी पादप इन्हें कहा जाता है। प्रथम संवहनी पादप क्यों कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा के बाद में सबसे पहले
यदि अगर किसी भी पादप समूह में संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति को सबसे पहले देखा गया तो वो किसके अंदर देखा गया? टेरिडोफाइटा के अंदर देखा गया। इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रथम संवहनी पादप। पिछली क्लासों के अंदर आपको बता दिया गया है कि संवहनी पादप क्या होते हैं। संवहनी ऊतक को क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, दो ऊतक ऐसे होते हैं जिन्हें संवहनी ऊतक के नाम से जाना जाता है। जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति को सबसे पहले किसके अंदर देखा गया है? टेरिडोफाइटा के अंदर देखा गया है। इसलिए इन्हें फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, प्रथम संवहनी पादप कहा जाता है। सेकंड नंबर पर इन्हें प्रथम सफल स्थलीय पादप भी कहा जाता है। इन्हें प्रथम सफल स्थलीय पादप भी कहा जाता है। प्रथम सफल स्थलीय पादप क्यों कहा जाता है? तो शैवाल जो पूर्णतः जलीय आवास के अंदर पाई जाती है। शैवालों के बाद में दूसरे नंबर पर पादप समूह आता है ब्रायोफाइटा, जो दलदली आवास या कीचड़ जैसे स्थानों के अंदर विकसित होता है। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे जो गीली मृदा होती है, कीचड़ जहाँ पर उपस्थित होता है, दलदली मृदा जहाँ पर उपस्थित होती है, वहाँ पर ब्रायोफाइटा विकसित होते हैं। इसके बाद में जैसे पृथ्वी की सतह पर पानी की मात्रा कम होने लगी, ब्रायोफाइटा विकसित होने लगे। ब्रायोफाइटा से धीरे धीरे जैसे मृदा उपजाऊ होने लगी, मृदा का निर्माण होने लगा, वैसे कि वैसे ही उन नदियों के पास वाले जो क्षेत्र हैं, नम छायादार स्थान, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर धीरे धीरे टेरिडोफाइटा समूह के पादप सदस्य जो है विकसित होते गए। क्योंकि स्थलीय भाग पर, मैदानी क्षेत्रों पर, नम छायादार स्थानों पर सबसे पहले विकसित होने वाले पादप सदस्य हैं टेरिडोफाइटा, इसलिए इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है? प्रथम स्थलीय पादप इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इन्हें बॉटनिकल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वानस्पतिक सरीसृप, वानस्पतिक सरीसृप बॉटनिकल स्नेक, बॉटनिकल स्नेक भी इन्हें कहा जाता है। वानस्पतिक सरीसृप का मतलब क्या है? बॉटनिकल स्नेक का मतलब क्या है? तो जैसे आपने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा होगा, तो जंतुओं के वर्गीकरण के अंदर कॉर्डेटा जो संघ है, उस कॉर्डेटा संघ को अलग अलग वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है जंतुओं को। और उन वर्गों के अंदर एक वर्ग था, कौन सा? एम्फीबिया, उभयचर। उस उभयचर वर्ग के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया गया जो जल एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। वैसे यदि अगर अपन पादप जगत के उभयचर देखें तो पादप जगत के उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वो किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है ब्रायोफाइटा को, क्योंकि वो जलीय आवास में भी पाए जाते हैं और स्थलीय आवास में भी पाए जाते हैं, कीचड़ वाले स्थान के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी उभयचर वर्ग के बाद में अगला वर्ग आपने पढ़ा होगा सरीसृप, जिसे कहा जाता है रेप्टिलिया, जिसमें रेंगकर चलने वाले जंतुओं को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने जंतुओं का क्लासिफिकेशन देखा, एम्फीबिया, उभयचर, और उसके बाद में कौन सा वर्ग आया? रेप्टिलिया, सरीसृप। इसी तरीके से पादप जगत के अंदर भी एम्फीबिया वर्ग आया, कौन सा? ब्रायोफाइटा। और उसके बाद में एम्फीबिया के बाद में अगला वर्ग आएगा, कौन सा? रेप्टिलिया, सरीसृप। तो ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा के बाद में हम कौन सा पादप समूह पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा के बाद में अपन पढ़ रहे हैं कौन सा पादप समूह है?
टेरिडोफाइटा। तो इस टेरिडो रेप्टिलिया या क्या कह सकते हैं, सरीसृप कह सकते हैं। तो इसलिए इस टेरिडोफाइटा के जो पादप सदस्य होते हैं इन्हें वानस्पतिक सरीसृप बॉटनिकल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फर्न के नाम से, फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें फर्न भी कहा जाता है। और एक और पॉइंट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्हें इन्हें असंवहनी इन्हें संवहनी वेस्कुलर अपुष्पोद्भिद पादप, अपुष्पोद्भिद पादप भी कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद पादप भी कहा जाता है। क्या लिखा है हमने, संवहनी अपुष्पोद्भिद पादप। संवहनी अपुष्पोद्भिद पादप मतलब, संवहनी मतलब इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे। क्योंकि इनके अंदर क्या विकसित नहीं होते हैं, पुष्प विकसित नहीं होते हैं, अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं। क्रिप्टोगेम्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, पुष्प इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स इन्हें कहा जाता है। इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, संवहनी अपुष्पोद्भिद पादप भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पुष्पोद्भिद पादप और अपुष्पोद्भिद पादप क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पुष्पोद्भिद पादप और अपुष्पोद्भिद पादप क्या होते हैं। तो पादप जगत के वर्गीकरण के दौरान, पादप, इस पादप जगत में पादपों के वर्गीकरण के दौरान इक्लर नामक वैज्ञानिक ने, इक्लर नामक वैज्ञानिक ने पौधों को पुष्प की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, पुष्प की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा, 2 वर्गों में विभाजित किया। दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से वर्ग बनाए थे, 2 वर्ग बनाए थे। लाओ ये चल कर ओपन कर देना। यहाँ से होगा, यहाँ से 2 वर्ग बनाए थे। कौन कौन से वर्ग बनाए थे, दो वर्ग हैं, एक क्रिप्टोगेम्स
क्रिप्टोगैम, और सेकेंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम एंड सेकेंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स को हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप। और फेनेरोगैम्स को कहा जाता है पुष्पोद्भिद पादप। ठीक है। तो इक्लर नामक वैज्ञानिक जब पौधों का वर्गीकरण किया जा रहा था, तो उसी वर्गीकरण के दौरान इक्लर नामक वैज्ञानिक के द्वारा पौधों को पुष्प की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक क्रिप्टोगैम्स जिन्हें कहा गया अपुष्पोद्भिद पादप, सेकेंड फेनेरोगैम जिन्हें कहा गया पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप इस समूह के अंतर्गत आने वाले जो पादप थे, इन पादपों के अंदर पुष्प अनुपस्थित थे। इनके अंदर पुष्प क्या थे? अनुपस्थित थे। और फेनेरोगैम्स के अंतर्गत आने वाले जो पादप थे, इन पादपों के अंदर किसकी उपस्थिति को देखा गया? पुष्प की उपस्थिति को देखा गया। साथ ही साथ इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं, इन पादपों के अंदर बीज अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर बीजों का विकास नहीं होता है, इसलिए इन्हें अबीजीय पादप कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अबीजीय पादप, नॉन सीड प्लांट इन्हें कहा जाता है। जबकि इस वर्ग के अंतर्गत फेनेरोगैम्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप हैं, इन पादपों के अंदर किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। बीज का इनके अंदर क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अतः इन्हें यहां पर कहा जाता है बीजीय पादप, सीड प्लांट इन्हें कहा जाता है। बीजीय पादप इन्हें कहा जाता है। इस क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत पौधों को, पौधे के 3 समूह, पौधे के 3 समूह जो है उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। कौन कौन से 3 पादप समूह थे? तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत तो सबसे पहले शैवाल, एल्गी, इन्हें सम्मिलित किया गया। दूसरे नंबर पर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। 3 पादप समूह आपके पास में ऐसे हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिनके अंदर पुष्प भी अनुपस्थित होता है और बीज भी इनके अंदर विकसित नहीं होते हैं। क्योंकि इनके अंदर पुष्प विकसित नहीं होते हैं, बीज का निर्माण इनके अंदर नहीं होता है, इसलिए इन्हें अपुष्पोद्भिद पादप क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। फेनेरोगैम्स पुष्पोद्भिद पादपों के अंतर्गत पौधों के 2 समूह सम्मिलित किए गए। एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी पादप, और सेकेंड एंजियोस्पर्म जिन्हें कहा जाता है आवृत बीजी पादप।
आवृत बीजी पादप। दो पादप समूह जो है वो रखे गए हैं किसके अंदर, एंजियो फेनेरोगैम्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये एक इकलर की क्या है, वर्गीकरण प्रणाली है, जिसमें इन्होंने पौधों को पुष्प की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, दो वर्गों में, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। जो हम टेरिडोफाइटा पादप समूह पढ़ रहे हैं उन्हें कौन से वर्ग के अंदर सम्मिलित किया गया है, क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद पादपों के अंदर सम्मिलित किया गया है। ये जो दो वर्ग, दो पादप समूह हैं, कौन कौन से, शैवाल और ब्रायोफाइटा, पढ़ा होगा आपने। इन दोनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक, इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए ये दोनों नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट। और इनके बाद में शैवाल और ब्रायोफाइटा के बाद में तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर किसकी उपस्थिति को देखा गया, वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक की उपस्थिति को देखा गया। इसलिए इन्हें यहाँ पर कहा जाता है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, प्रथम संवहनी पादप। चूंकि क्रिप्टोगेम्स है इसलिए हमने टेरिडोफाइटा को हमने यहाँ पर क्या कह दिया है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स अपन ने इन्हें बोल दिया है संवहनी अपुष्पोद्भिद पादप। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास में है टेरिडोफाइटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं अपने टॉपिक पर। लक्षणों की अपन बात कर रहे थे, कहाँ तक हमने डिस्कस किया है, तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत इसका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है जो द्विगुणित होता है। बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक होता है जिसके अंदर बीजाणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, इन्हें प्रथम संवहनी पादप कहा जाता है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है, प्रथम सफल स्थलीय पादप के नाम से इन्हें जाना जाता है। वानस्पतिक सरीसृप बॉटनिकल स्नेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के बाद में कौन विकसित हुए हैं, टेरिडोफाइटा विकसित हुए हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फर्न के नाम से भी जाना जाता है। और अभी अपन ने डिस्कस किया है कि इन्हें संवहनी अपुष्पोद्भिद पादप, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं पौधों के लक्षण के बारे में कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आने वाले जो पादप सदस्य होते हैं, इन पादप सदस्यों का जड़ तना पत्ती किस प्रकार का होता है। देखिए, क्योंकि अभी अपन ने बताया कि टेरिडोफाइटा का जो पादप होता है, टेरिडोफाइटा का मुख्य जो पादप होता है यह बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होता है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक प्रकार का होता है, जो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। यदि अगर मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है तो इनके अंदर किसकी उपस्थिति को देखा जाता है, जड़ तना एवं पर्ण की उपस्थिति को देखा जाता है। अर्थात इनके अंदर सुविकसित क्या उपस्थित होती है, जड़ तना पत्ती इनमें उपस्थित होती है। इनमें जड़ तना पत्ती की उपस्थिति होती है, सुविकसित जड़ तना एवं पत्ती इनके अंदर पाई जाती है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पादप सदस्य होते हैं, पादप सदस्य ये सामान्यतः शाकीय प्रवृत्ति के होते हैं। शाकीय, हर्बेसियस,
शाकीय प्रकृति के होते हैं या फिर छुप या झाड़ी स्वभाव के होते हैं। छुप या झाड़ी स्वभाव के होते हैं। ठीक है। और कुछ पादप सदस्य जो है, कुछ पादप सदस्य ये वृक्षीय स्वभाव के भी होते हैं। वृक्षीय स्वभाव के भी देखे जाते हैं। वृक्षीय स्वभाव के भी होते हैं। पता होना चाहिए आपको कि पादप जो है ये स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। शाक, झाड़ी जिसे अपन छुप बोलते हैं, एवं वृक्ष स्वभाव के। 3 प्रकार के पादप जो है वो स्वभाव के आधार पर देखे जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पादप सदस्य ये छाकीय अथवा छुप या झाड़ी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ पादप सदस्य जो है वो किस स्वभाव के भी देखे गए हैं, वृक्षीय स्वभाव के भी देखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पादप सदस्य होते हैं, ये किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। आवास की बात करें तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादप सदस्य नम छायादार मैदानी स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं। मैदानी स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं। अधिकांश पादप सदस्य कहाँ पर पाए जाएंगे, तो अधिकांश पादप सदस्य जो है ये नम छायादार मैदानी स्थलीय आवास पर पाए जाएंगे। लेकिन कुछ पादप सदस्य जो हैं, कुछ पादप सदस्य ये भिन्न प्रकार के आवास में भी पाए जाते हैं। कुछ पादप सदस्य भिन्न आवास में भी पाए जाते हैं। अब भिन्न आवास में कौन कौन से पादप सदस्य पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में होता है एजोला। सबसे पहले आपके पास में पादप सदस्य है कौन सा, एजोला। ये किस प्रकार के आवास में पाया जाता है, तो ये जलीय आवास में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जलीय आवास में। इसी तरीके से कुछ पादप सदस्य जैसे इक्विसिटम, सिलेजिनेला, दो पादप सदस्य ऐसे हैं जो किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय आवास में, अर्थात जीरोफाइटिक प्रकार के होते हैं। कुछ पादप सदस्य जैसे लाइकोपोडियम स्पीसीज, लाइकोपोडियम की कुछ जातियां, लाइकोपोडियम की कुछ जातियां जो है वो किस रूप में पाई जाती है,
तो अधिपादपी रूप में विकसित होती है। अधिपादपी मतलब एपीफाइटिक प्रकार की होती है, एपीफाइटिक प्रकार की। और कुछ पादप सदस्य जैसे आइसोइटिस ये दलदली आवास के अंदर विकसित होते हैं। कौन से आवास में विकसित होते हैं? दलदली आवास में विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है किसके बारे में? आवास के बारे में। ठीक है, एक बार नोट करें जल्दी से, फटाफट से देखते हुए चलिए कि आवास के आधार पर टेरिडोफाइटा जो है वो किस प्रकार के पादप सदस्य हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि अधिकांश पादप सदस्य टेरिडोफाइटा के ये नम छायादार मैदानी स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादप सदस्य जो है वो भिन्न प्रकार के आवास में भी पाए जाते हैं। कौन से पादप सदस्य जो हैं वो भिन्न प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके पास में एजोला। किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? जलीय आवास में पाया जाता है, एक्वाटिक स्पीसीज है। इक्विसिटम सिलेजिनेला किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जीरोफाइटिक प्रकार के होते हैं। लाइकोपोडियम की कुछ जातियां जो है वो किस रूप में पाई जाती है? अधिपादपी रूप में पाई जाती है, एपीफाइटिक रूप में पाई जाती है। और आइसोइटिस ये किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? दलदली आवास में पाया जाता है। एपीफाइटिक अधिपादपी आपको पता होना चाहिए कि अधिपादपी एपीफाइटिक जो है वो क्या होता है। अधिपादपी एपीफाइटिक का मतलब होता है कि वे पादप सदस्य जो उच्च वर्गीय पौधे के विभिन्न भागों पर विकसित होते हैं। अधिपादप एपीफाइटिक नोट करके देख लें आप, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं। ये आपके पास में क्या है? देखिए इसी जगह पर नोट करिए आप, अधिपादप एपीफाइटिक। देखो इधर की तरफ मैं कोने में नोट कर रहा हूँ, एपीफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? अधिपादप प्लांट वे पादप जो उच्च वर्गीय पौधों पर विकसित होते हैं, एपीफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। एपीफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। ठीक है ना, जो उच्च वर्गीय पौधों पर विकसित हो उन्हें क्या कहा जाएगा? एपीफाइटिक प्लांट कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लक्षणों की बात कर रहे थे टेरिडोफाइटा, जिसकी हमने प्रकृति देखी, स्वभाव देखा कि किस प्रकार के स्वभाव के रूप में पाए जाते हैं। तो शाकीय या छुप झाड़ी स्वभाव के पाए जाते हैं, और कुछ पादप सदस्य जो है वो वृक्षीय स्वभाव के पाए जाते हैं। आवास की हमने बात की कि अधिकांश टेरिडोफाइट जो है ये सामान्यतः नम छायादार मैदानी स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पादप सदस्य जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि टेरिडोफाइटा का जो पादप होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, जड़, तना एवं पत्ती के अंदर विभेदित होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इन पौधों के अंदर जड़ किस प्रकार की पाई जाती है
और तना किस प्रकार का पाया जाता है और पत्तियां जो है वो किस प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जड़ की। रूट की बात करते हैं कि जड़ें जो है वो इनके अंदर किस प्रकार की पाई जाती है। तो प्रारंभिक रूप में विकसित होने वाली, प्रारंभिक रूप में विकसित होने वाली, विकसित होने वाली जड़ कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती है। अब जड़ यदि अगर नष्ट हो जाएगी तो पादप जो है वो किसके सहारे से स्थल पर सीधा खड़ा रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। जड़ की उपस्थिति के बिना जो है पौधे का मृदा में सीधा खड़ा रहना पॉसिबल ही नहीं होता है। इसलिए प्रारंभिक रूप में विकसित होने वाली जो जड़ है वो तो नष्ट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर पादप के विभिन्न भागों से, कलिकाओं से या शाखाओं से अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती है। अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो इनमें क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है, विकसित हो जाती है। तो जड़ की यदि अगर अपन डायरेक्टली बात करें कि टेरिडोफाइटा के अंदर किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो टेरिडोफाइटा के पादप सदस्यों के अंदर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, एडवेंटिटियस रूट इनके अंदर पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। पादप के भूमिगत भाग से पतली रेशेदार संरचनाओं के रूप में विकसित होने वाली जो जड़ें होती है, इन जड़ों को क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। तो इस प्रकार की जड़ें जो है वो इन टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। तने की यदि अगर बात करें कि तना जो है वो इनके अंदर किस प्रकार का होता है, तो तना जो है इनके अंदर ऊर्ध्व रूप में उपस्थित होता है, ऊर्ध्व रूप में उपस्थित होता है। कैसा होता है, शाखित अथवा अशाखित होता है, ब्रांच्ड अथवा नॉन ब्रांच्ड होता है, शाखित अथवा कैसा होता है, अशाखित होता है। यह तना जो है यह द्विभाजी शाखित, द्विभाजी शाखित या एक लाक्षी प्रकार का हो सकता है, एक लाक्षी प्रकार का होता है। द्विभाजी शाखित या एक लाक्षी प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा ब्रायोफाइटा के अंदर तना जो है उस तने से एक शाखा यदि अगर निकल रही है, एक शाखा निकल रही है तो ये शाखा आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाएगी, तो ये हो गया द्विभाजी शाखित। फिर दोनों शाखाएं जो है, दोनों शाखाओं में से एक एक शाखा वो भी आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। यदि अगर निकलने वाली प्रत्येक शाखा शीर्ष से दो दो भागों में विभाजित होती जाए तो इसे कहा जाएगा द्विभाजी शाखन। और यदि अगर केवल तने से केवल एक ही शाखा जो है वो सीधे रूप में निकले, आगे जाकर के किसी भी तरीके से विभाजित नहीं हो, तो उसे कहा जाता है एक लाक्षी शाखन। कितने प्रकार का शाखन पाया जाता है, तो डायरेक्टली दो प्रकार के शाखन की अपन यहाँ पर बात करेंगे कि टेरिडोफाइटा के अंदर एक तो पाया जाता है द्विभाजी शाखन और एक पाया जाता है एक लाक्षी शाखन। ठीक है ना। तो तना जो है ये द्विभाजी शाखित या एक लाक्षी शाखित प्रकार का होगा। ठीक है। इसी तने पर जो है क्या विकसित होती है, तने पर अथवा तने से निकलने वाली शाखाओं पर, शाखाओं पर क्या विकसित होती है, पर्ण विकसित होती है। क्या विकसित होगी,
पर्ण विकसित होती है। और पर्ण की हम बात करते हैं कि पर्ण जो है वो टेरिडोफाइटा के अंदर किस प्रकार की पाई जाती है। तो इनके अंदर सरल सल की पर्ण पाई जाती है। सरल सल की एवं कैसी पर्ण पाई जाती है। छोटी सल की छोटी पर्ण इनके अंदर पाई जाती है। दो प्रकार की पर्ण जो है वो इनके अंदर देखी जाती है। एक लघु पर्ण और दूसरी गुरु पर्ण। लघु पर्ण और लघु पर्ण को अपन लघु बीजाणु पर्ण भी बोल देते हैं। लघु बीजाणु पर्ण और गुरु पर्ण को अपन गुरु बीजाणु पर्ण भी बोल देते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण। दो प्रकार की पर्ण जो है इनके अंदर देखी जाती है। लघु बीजाणु पर्ण जो है इनके अंदर तना कैसा होगा, बड़ा होगा, लेकिन पर्ण कैसी होगी, और गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर तना कैसा होगा, छोटा होगा, किंतु पर्ण जो है वो कैसी होगी, पर्ण जो है वो बड़ी होगी। ठीक है। और पर्ण को लेकर के और भी कई सारी मेन इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, क्योंकि बीजाणु पर्ण अपन ने इन्हें बोला है। तो इससे रिलेटेड कई सारे मेन टॉपिक्स हैं जो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु पर्ण के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है और गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने टेरिडोफाइटा के पादप शरीर जो बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है इनके अंदर जड़ें किस प्रकार की पाई जाती है, जड़ के बारे में हमने पढ़ा है। तना किस प्रकार का पाया जाता है, तने के बारे में हमने पढ़ा है। और पर्ण सरल सल्की एवं छोटी पर्ण पाई जाती है। दो प्रकार की पर्ण पाई जाती है, एक लघु बीजाणु पर्ण और दूसरी गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण के अंदर तना बड़ा होगा, गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर तना कैसा होगा, छोटा होगा, और पर्ण कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है। इससे आगे की ओर हम पढ़ने के बारे में और डिस्कस करेंगे। बीजाणुद्भिद प्रावस्था देखेंगे, इनके अंदर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।